चलिए देखते हैं इस वीडियो में भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये सभी सेट बीपीएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर्स एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चलिए ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो केरल सही ऑप्शन हो गया, केरल। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 74 यानी कि 74.04% है। किंतु पुरुष साक्षरता दर, अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। और महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 65.46%। इंडिया में या भारत इंडिया में टोटल यानी कि औसतन साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 84.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46% है। अब अगर बात करते हैं बिहार की, तो सबसे ज़्यादा बिहार में कह सकते हैं कि महिला की साक्षरता दर में सबसे निम्नतम साक्षरता दर बिहार की महिलाओं की है। इसमें से बिहार में महिला की साक्षरता दर 51.50 और पुरुषों की साक्षरता दर 71.20% और कुल साक्षरता दर 61.80% होती है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 51%, पुरुषों की 71%। और अगर बात करते हैं औसतन साक्षरता दर की, तो बिहार में औसतन साक्षरता दर 61.80% है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए नंबर इराक, सी नंबर चीन, ए नंबर इराक, बी नंबर चीन, सी नंबर मंगोलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। टकला मकान मरुस्थल जो है वो सही ऑप्शन हो गया इसका, बी नंबर चीन। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग स्वतंत्र भाग है जो चीन से उसमें विस्तृत होता है। और ये कुनलुल पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर के पठार से के बीच में घिरा हुआ है। कुनलुल पर्वत और पामीर के पठार के बीच घिरा हुआ है। बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थलों की। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल की, तो एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। वहीं अगर बात करते हैं गर्म की, तो एशिया का सबसे बड़ा गर्म अरब मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा और गर्म अरब मरुस्थल है। भारत का जो थार है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल में से गिना जाता है। भारत का थार साउथ एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल में गिना जाता है। वहीं बात करते हैं अगर विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल की, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है। चलिए देखते हैं कुछ अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय और सी नंबर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया अरुणाचल हिमालय। दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी हमें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिससे इसमें देखते हैं बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा, बोमडीला और जेप यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा तीनों अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। सिक्किम में जेप जिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जिसे काफ़ी आसान है याद करना। बड़ा हिम, तो बड़ा लाचा में बड़ा और हिमाचल में हिम को लेते हैं तो बड़ा हिम, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा।
जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पीर पंजाल, जोरजिल्ला और बुरजिला दर्रा। जोरजिल्ला और बुरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोरजिल्ला, बुरजिला और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। उत्तराखंड में नीति और माना दर्रा, नीति और माना दर्रा उत्तराखंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में नीति दर्रा, उत्तराखंड में नीति दर्रा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? यहाँ भारत भी कर सकते हैं और भारत के साथ साथ अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस दिन को माना जाता है या किस दिन को होता है? ऑप्शन दिया गया 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 जून, 22 मार्च, 22 दिसंबर और 22 जून। सही आंसर हो गया 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और साथ ही साथ भारत में यानी कह सकते हो कि भारत और जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इस कारण से 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के पास रहती है, इसलिए कर्क रेखा पर सबसे छोटे दिन को काउंट किया जाता है। वहीं बात करते हैं 21 जून की, तो 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहती है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना गया है। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर रहती है, इसलिए कर्क रेखा पर या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है या सबसे बड़ा दिन होता है। दूसरा डेट दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कहलाता है। इस दिन सभी दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस समय में सूर्य की लंबवत रेखा सूर्य की लंबवत किरणें सीधे विषुवत रेखा पर ही गिरती है, या कह सकते हो कि विषुवत रेखा के लंबवत सूर्य होता है, अवस्थित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसमी दशाएं घटित होने वाली वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? मौसमी दशाएं घटित होने वाली वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया मध्यमंडल, बी नंबर समताप मंडल, सी नंबर क्षोभ मंडल। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर क्षोभ मंडल। जितनी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती है। इनकी अगर औसत मोटाई की बात करते हैं तो 12 किलोमीटर। औसत मोटाई, क्षोभ मंडल की औसत मोटाई 12 किलोमीटर। अगर सबसे कम मोटाई 8 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा मोटाई 18 किलोमीटर पाया जाता है, 18 किलोमीटर पाया जाता है। जिसमें से विषुवत क्षेत्र में या कह सकते हैं इक्वेटर पर इसकी जो मोटाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवीय भाग में पोलर एरिया में इसकी जो मोटाई होती है क्षोभ मंडल की वो मित्र 8 किलोमीटर होती है और औसत यानी कि एवरेज रूप से इसे हम 12 किलोमीटर मानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायुमंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर, ध्यान दीजिएगा, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। 1 डिग्री तापमान घट जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। और इसी से एक और पॉइंट बनता है कि अगर हम किस वायुमंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 सेंटीग्रेड घट जाता है। 6.5 डिग्री घट जाता है, सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल की में ऊंचाई की ओर जाने पर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है और 1 किलोमीटर जाने पर 65 याद करना काफ़ी आसान है, 165 और इसमें 65 है। एक किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड या डिग्री तापमान घट जाता है। और अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर चलते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है? ऑप्शन 1 दिया गया 22.6%,
25, बी नंबर 25.5%, 33.3%। देखिए अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की, अगर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की बात करते हैं तो उसके लिए 33.3% वन रहना या 33% वन रहना जरूरी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वन वन के मापदंड को माना जाता है, यानी कि हर एक देश में 33% वन रहना अनिवार्य है। लेकिन अगर बात करते हैं भारत में 1% की, तो भारत में वर्तमान में 2021 के अनुसार भारत में 25.5% तक वन है। भारत में 25.5% तक वन है। वहीं अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर आता है, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का है। और अगर भौगोलिक प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान मिजोरम राज्य का आता है, मिजोरम का आता है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है, और अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन मिजोरम राज्य में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। अरुणाचल प्रदेश का नाम दूसरे नाम पर आता है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत वन में ही। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो मिजोरम, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। स्वतंत्र भारत के वन कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो वन नीति बनी थी वह 1952 में बनाया गया था, 1952 में से बनाया गया था। और इसे संशोधित किया गया है, वन नीति को संशोधित किया गया है 1988 के में 1988 में इसे दोबारा से संशोधित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, वन क्या है? वन क्या है? ऑप्शन दिया गया जैविक समुदाय, वनस्पति समुदाय या पारिस्थितिक। वन क्या है? सही ऑप्शन हो गया वन है जो एक जैविक समुदाय है। वन एक जैविक समुदाय है। वन एक जैविक समुदाय। बात होता है कि जैविक समुदाय किसे कहते हैं, तो वैसे समुदाय जिसमें बायोट या बायोकेनियस के रूप से जाना जाता है, जिसमें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे वन कहते हैं। वन जैविक विविधता का एक व्यापक शब्द है जो वन क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों, रूपों और उसके द्वारा निभाई जाने वाली क्रियाकलापों से संबंधित होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, ज्वार नदमुख में या लेटेराइट मिट्टी में? सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो मैंग्रोव वन होता है वो ज्वार नदमुख में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन ज्वार नदमुख में पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में वन स्थिति के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4,992 किलोमीटर वर्ग एरिया में, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट या विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 26 जुलाई को वो मैंग्रोव परिस्थिति के लिए संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कह सकते हैं मैंग्रोव की परिस्थिति को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी का ऑप्शन के अनुसार देखते हैं खादर, बी नंबर बांगर और सी नंबर दलदली भूमि। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया खादर। इसका सही ऑप्शन हो गया खादर मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो गया खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम के से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा जो होती है वह करीब करीब भारत में 40% भागों में 40% भूभाग में फैली हुई है। भारत के 40% में जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, और यह मुख्य रूप से गंगा यमुना रिवर, गंगा यमुना, इंडस वैली और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के आसपास में जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ए शुष्क मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी। सही ऑप्शन हो गया काली मिट्टी। सही ऑप्शन हो गया सी काली मिट्टी। काली मिट्टी में ट्रिपिकल चेंजेस नाम आदि नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को ट्रिपिकल चेनोजेम नाम से भी जाना जाता है। इसे ट्रिपिकल ब्लैक या ट्रिपिकल ब्लैक के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सेक्टरों में बहुतता या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और कुछ कुछ अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आंशिक रूप से कहीं कहीं काली मिट्टी के पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बाइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस इसमें बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं के बराबर पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी का जो रंग होता है वो टेक्नोफेरस मैग्नेटाइट या जीवाश्म के उपस्थिति के कारण काला होता है। टेक्नोफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? यहाँ केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान श्रीनगर। ए नंबर श्रीनगर, बी नंबर मासीराम, सी नंबर चेन्नई। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो पूरे भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासीराम में होता है। इसमें औसतन वर्षा 1.14 सेंटीमीटर 1.14 सेंटीमीटर होती है। पूरी औसतन वर्षा 1.141 सेंटीमीटर होती है। वहीं बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान की, तो उसमें लेह आ जाता है, जिसमें भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान होता है। अब भारत में वर्षा के दो प्रमुख कारण हैं। पहला मानसून होता है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होती है। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। वहीं कोरोमंडल तट पर यह वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से शुरू के कारण होती है। कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, और पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। कौन कौन से उसमें वो शहर है? ऑप्शन 1 दिया गया दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन बी श्रीनगर, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई। श्रीनगर, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई। ऑप्शन सी दिया गया दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। सही ऑप्शन की बात करते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर, 1453 किलोमीटर। अगर चेन्नई से मुंबई की बात करते हैं तो 1290 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता 1453 या 1453। चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर। और अगर बात करते हैं चेन्नई से कोलकाता की कुल लंबाई 1684 किलोमीटर है। 1684 किलोमीटर है। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज को भारत का सबसे लंबा गलियारा कहा जाता है। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज को भारत का सबसे लंबा गलियारा कहा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत अगर कहते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर या ये जो परियोजना हुई उसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया, ए नंबर मैंगलोर, बी नंबर कांडला, सी नंबर मुंबई। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर कांडला। बी नंबर कांडला। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के में स्थित है और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2017 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर 2017 4 अक्टूबर 2017 को कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था। वहीं बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की, तो मुंबई बंदरगाह से देश का, अपने यानी कि भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के लिए मामले में प्रसिद्ध है। देख इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन सा सबसे खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कोयला, ए नंबर कोयला, बी नंबर सोना, सी नंबर सिलिकॉन। ए नंबर कोयला, बी नंबर सोना और सी नंबर सिलिकॉन। तो सबसे देखते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कोयले की निपेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सबसे ज़्यादा कोयले का निपेज इसमें, या सबसे ज़्यादा कोयले का खनन इसमें किया जाता है। भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड का सबसे पहला स्थान आता है। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार झारखंड में आता है, जो कोलियरी झारखंड या धनबाद कोलियरी के नाम से भी हम जाने जा सकते हैं। भारत में अगर सबसे बड़ा उत्पादन करते हैं, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। भारत में कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा का नाम आता है। कोयले को एक और अन्य नाम या कह सकते हैं कि कोयले को हम ब्लैक डायमंड, काला हीरा, ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। कोयले को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी अगर करंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पूछा जा सकता है करंट में कि बिहार के किस जगह पर कोयले का भंडार मिला है, या सोने का भंडार मिला है। बिहार के किस जगह पर सोने का भंडार मिला है? तो कहा जाता है कि जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जमुई में करमटिया जमुई के करमिटिया में करीब करीब 222 मिलियन टन सोने का भंडार उपलब्ध किया गया है, या फिर उसमें होने की संभावना है। जमुई के करमिटिया में सोने की प्रचुर मात्रा पाए जाने की संभावना दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर भारत, बी नंबर चीन, सी नंबर दक्षिण कोरिया। अगर चावल के उत्पादन की बात करते हैं तो बी नंबर चीन, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चावल के निर्यातक देशों में भारत का शीर्ष स्थान पाया जाता है। वहीं चावल की बात करते हैं कि निर्यातक देश यानी कि चावल को अपने देश से बाहर भेजने के चक्कर बाहर भेजने में इंडिया का सबसे बड़ा स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952, बी नंबर 1963, सी नंबर 1978। 52 में, 63 में या 78 में? 1978 में। पिक में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1952 में, 1952। भारत में वन नीति 1952 में लगाई गई थी। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1952 में राष्ट्रीय वन नीति को बनाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार हर एक देश में, या फिर कह सकते हैं भारत में, तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में वनों का प्रतिशत 33% फिक्स किया गया था, जिसमें से हर एक देश में 33% वन रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, या कहा गया था कि 33% वन रहना जरूरी होता है। इसमें संशोधन की बात की जाती है तो 1998 में इसमें वन नीति में संशोधन किया गया था। 1998 में वन नीति में संशोधन किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, वो केंद्रीय वन अनुसंधान ये भारत में देहरादून में अवस्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र भारत के देहरादून में अवस्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र भारत के देहरादून में अवस्थित है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और अगर बात करते हैं प्रतिशत की तुलना से, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, प्रतिशत के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम राज्य में अवस्थित है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन मिजोरम राज्य में, और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का स्थान दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही शर्तों पर दूसरा स्थान पर आता है। अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है दोनों में, प्रतिशत में भी और साथ ही साथ क्षेत्रफल के अनुसार दोनों में अरुणाचल प्रदेश का स्थान दूसरा आता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ऑप्शन दिया गया गैलेना, क्यूपराइट और बॉक्साइट। गैलेना, क्यूपराइट और बॉक्साइट। ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, बॉक्साइट। एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट उसका और पाता है। गैलेना शीशा का या कह सकते हैं गैलेना से हम शीशा निकालते हैं। और क्यूपराइट तांबे का अयस्क है, या क्यूपराइट तांबे का ओर कहलाता है। क्यूपराइट में तांबे का हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो गया, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए नंबर कांगो, बी नंबर मैक्सिको, सी नंबर वेनेजुएला। ए नंबर कांगो, बी नंबर मैक्सिको और सी नंबर वेनेजुएला। झूम कृषि की बात करते हैं तो वर्ल्ड में मिल्पा जो झूम कृषि होती है वह मैक्सिको की झूम कृषि को कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको की झूम कृषि को कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको की झूम कृषि या फिर मिल्पा मैक्सिको की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है। इसे साफ करो और जलाओ खेती भी कहते हैं, स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। कुछ अन्य देशों में झूम कृषि या स्थानांतरित फार्मिंग के लिए कुछ अन्य नाम दिए गए, जैसे वेनेजुएला में कोनकू, वेनेजुएला में कोनकू, वेनेजुएला में कोनको। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में रोको, ब्राज़ील में रोका, ब्राज़ील में रोका। कांगो और मध्य एशिया में मसोले, कांगो और मध्य एशिया में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं। म्यांमार में इसे तुंगिया या तैनगेम के नाम से जानता है। श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में झूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेना के नाम से जानते हैं। और फिलीपीन में इसे काइनिन के नाम से जानते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका का याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका अब, पहले श्रीलंका के बारे में काफ़ी कम प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब श्रीलंका के बारे में कई जगहों पर देखा जा रहा है। तो श्रीलंका में झूम कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति की आंदोलन किसने शुरू किया था? रक्तहीन क्रांति का आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए शकुंतला बाई, बी नंबर विनोबा भावे, सी नंबर जेसन रेड्डी। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो रक्तहीन क्रांति विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। रक्तहीन क्रांति विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी। इसे भूदान आंदोलन भी कहते हैं, इसे भूदान आंदोलन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के किस स्थान पर है? गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या दूसरे स्थान पर? सही ऑप्शन हो गया, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर स्थित है। कुछ अन्य उत्पादों में देखते हैं तो चीन का स्थान चावल, गेहूं और आलू में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है। और भारत का प्रथम स्थान
दूध मसाला और दाल, दूध मसाला और दाल में भारत का प्रथम स्थान पाया जाता, भारत प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है 2019-20 के में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? ये पुराना प्रश्न हो जाता है। इस प्रश्न करंट की दृष्टि से इस प्रश्न को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखा गया है, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं देखते हैं। बस इतना याद रखना है कि 2019-20 में मूंगफली में प्रथम स्थान गुजरात का, और ऐसे भी गुजरात का प्रथम स्थान मूंगफली में आता ही है। गुजरात में आपको किन किन स्थानों, किन किन चीज़ों में प्रथम है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। नमक, म से मूंगफली और क से कपास, इन 3 चीज़ों में गुजरात का प्रथम स्थान पाया जाता है। नमक, न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास। चलिए अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत पाई जाती है, या मैग्नेटाइट अयस्क में कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 67%, बी नंबर 70%, सी नंबर 74%। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट अयस्क में लोहा 70% पाया जाता है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहा 70% पाया जाता है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा हेमेटाइट श्रेणी का पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा हेमेटाइट श्रेणी का पाया जाता है। हेमेटाइट श्रेणी का लोहा सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा सिंहभूमि, मयूरभंज और कोंजीझोर, सुंदरगढ़, उड़ीसा में पाया जाता है। निम्न कोटि के लोहे में लेमेनाइट और सीडेराइट पाए जाते हैं। निम्न कोटि के लोहे में लेमेनाइट और सीडेराइट पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गोवा, बी नंबर आंध्र प्रदेश, सी नंबर महाराष्ट्र। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी लौह अयस्क के लिए जगह पे काफ़ी फेमस है, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी आम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रत्नागिरी लौह अयस्क का भंडार जो है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ गोवा की बात करते हैं तो गोवा में सतारी लौह अयस्क भंडार पाया जाता है। सतारी लौह अयस्क पाया जाता है। कुछ अन्य राज्यों की बात करते हैं तो उसमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, दिया जाए। उड़ीसा में केओझर, मयूरगंज और सुंदरगढ़। उड़ीसा में केओंझर, मयूरगंज और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रमुख है। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग। कर्नाटक में लौह अयस्क को लेकर बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग। झारखंड में सिंहभूमि, गुवा और नुवामुंडी। झारखंड में सिंहभूमि, गुवा और नुवामुंडी लोहे अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुरा और लोहरी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख स्थान है। और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध रहता है। उत्पादन की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक में या निजी में या संयुक्त रूप से? सही ऑप्शन हो गया भेल है, जो वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भेल सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई की बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया 1854 में, 1864 में, 1874 में। अगर मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। 1854 में स्थापित की गई थी, जो एक सफल रूप से इसमें कार्य चालू किया गया था। 1854 में इसमें कावासजी डावर द्वारा खोला गया था, और 1856 में इसमें उत्पादन स्टार्ट कर दिया गया था। 1854 में इसका उद्घाटन किया गया था, या इसकी के कपड़े मिल की शुरुआत की गई थी, और 1856 में इसमें उत्पादन शुरू कर दिया गया था। लेकिन इससे भी पहले 1818 के फेस में 1818 में
1818 में फोर्ट ग्लास्टर यानी कोलकाता, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी, लेकिन वह एक असफल कपड़ा मिल हुई थी। 1818 में कलकत्ता में प्रथम कपड़ा मिल खोली गई थी, लेकिन वह असफल रही थी। कपड़े को उत्पादन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसे देख लेते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और बिहार का मैनचेस्टर भागलपुर जिले को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्र है? भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा फला फूला है? छोटा नागपुर संकेंद्रन है, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फल फूल वो कहाँ रहा है? सबसे ए नंबर पॉइंट छोटा नागपुर, बी नंबर पॉइंट मेघालय का पठार, सी नंबर पॉइंट मारवाड़ पठार। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार। भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह और इस्पात संयंत्र बहुत ज़्यादा स्थापित रूप से किया गया है, और यह कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत की रूर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दिया गया 25 किलोमीटर, बी नंबर 50 किलोमीटर, सी नंबर 75 किलोमीटर। समताप मंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। इस पर समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई। इसमें मौसमी घटनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। इसमें वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, और इसके नीचे की जो घटना, इसके नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर रखी है। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, और इसके ऊपर समताप मंडल की शुरू होती है। वहीं अगर ध्रुवीय प्रदेश की बात करते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है। इसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाता है, लेकिन समताप मंडल की अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर रखी गई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन, यहाँ पॉइंट दिया गया है प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। पहला दिया हुआ है ए नंबर हजीरा विजयपुर, बी नंबर असम कानपुर, सी नंबर गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन हजारी विजयपुर और जगदीशपुर। हजारी विजयपुर और जगदीशपुर 1986 में बनाया गया था। इसके साथ कुछ और पाइपलाइन भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें नरकटिया और नूनबती जिसे 1962 में चालू किया गया था। भारत में एक अन्य पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 में की गई थी, जो डिगबोई से तिनसुकिया तक जाती है। चलिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? वे अधिक प्रचुरता में पैदा होते हैं। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंग्रोव वन में वैश्विक तापमान के कारण ये सारी बातें, उनके प्रचुरता भी पैदा हुई, क्योंकि जैसे जैसे गर्माहट बढ़ती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बशर्ते उन्हें काटा न जाए।
मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तापमान बढ़ने से नदियों का या समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है, जिससे मैंग्रोव वन जो समुद्र के किनारे पे स्थित है उनके डूबने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बन सिंक के रूप में, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे थे वो कार्बन को अवशोषित करते हैं, कार्बन से वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, इसलिए कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हो जाएगी। इसलिए सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान, ऑप्शन दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 30 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर 35 डिग्री सेल्सियस। रबड़ के तापमान के लिए अगर बात करते हैं औसत तापमान की तो इसका औसत तापमान हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। रबड़ की खेती के लिए औसतन 30 डिग्री का तापमान रखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, बी नंबर पौष्टिक घनत्व, सी नंबर कृषि घनत्व। सही ऑप्शन हो गया मेरा कृषि घनत्व। कुल जनसंख्या को, ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करने पर हमें कृषि घनत्व प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? ए नंबर भूमि, बी नंबर खनिज, सी नंबर मृदा यानी कि मिट्टी। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर मृदा या मिट्टी। मिट्टी की जो हो गया मृदा की के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान केंद्र या कह सकते हैं कृषि भूमि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ हैदराबाद में है। ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका दूसरा नाम पूसा इंस्टीट्यूट या इसे पूसा अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है, यह नई दिल्ली में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है जो करनाल हरियाणा में अवस्थित है। और केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि? ए नंबर यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, बी नंबर इस ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती है, सी नंबर पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। सही ऑप्शन हो गया यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण साउथ इंडिया में पड़ने वाली नीलगिरी पहाड़ी से के पीछे होने के कारण तमिलनाडु क्षेत्र में मौसम में वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिण पश्चिम मौसम में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया ए कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, बी नंबर अधिक से अधिक पेड़ लगाना, सी नंबर कृषक क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य होता है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसलों का उपज करना। हरित क्रांति के बारे में ध्यान देना है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में 1968 में विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में अमेरिका के विलियम गॉड दो के द्वारा दिया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वहीं इंडिया में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है, जो 1966 से लेकर के 1967 के बीच हरित क्रांति को लाया गया था।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए नंबर रोहतांग दर्रा, बी नंबर शेषनाग झील, सी नंबर मानसरोवर झील। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल सी नंबर मानसरोवर झील को माना गया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील को माना गया है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करने के लिए डोमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत से बाहर जाने के समय अटक नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी झील सिंधु नदी झील का जो कुल लंबाई करीब करीब 2900 से लेकर के 3100 किलोमीटर तक माना गया है। 2900 से लेकर 3100 किलोमीटर तक उसे माना गया। ये एक एशिया की लंबी नदियों में शामिल है। एशिया की लंबी नदियों में शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंधु के बाईं तट पर 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। वहीं दाईं तट पर की प्रमुख नदियाँ सियोक, गिलगित, हुंजा, काबुल, किर्रम, गोमल और स्वात नदियाँ हैं। दाईं तट पर सियोक, गिलगित, हुंजा, काबुल, कुर्रम और गोमल स्वात नदियाँ हैं जो सिंधु को दाईं तट से मिलती है। सिंधु में दाईं तट से मिलती है। सिंधु जल संधि 1960 में किया गया था। सिंधु जल संधि 1960 में किया गया था। पाकिस्तान की मुख्य अर्थव्यवस्था नदी सिंधु नदी को कहा जाता है, इसलिए पाकिस्तान इस नदी का 80% भाग यूज करता है। इस नदी का 80% पानी पाकिस्तान के द्वारा तथा 20% पानी भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ए नंबर नेपाल, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर चीन। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो गया हमारा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है। वहीं अगर सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में। सही ऑप्शन हो गया बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री के अंतर पर है? अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री है? देखिए, अक्षांशीय हो चाहे देशांतरीय हो, दोनों का दोनों विस्तार लगभग, सही ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री के आसपास है। अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री पर होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है अक्षांशीय विस्तार, या फिर कह सकते हैं लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है? जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। सी नंबर उत्तर पूर्वी मानसून। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वही दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं तो पूरे भारत में जून के मौसम में
जून के मौसम में यह दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन इस दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के समय वर्षा होती है और यह ठंड के मौसम में होती है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हो गया, बाघ परियोजना क्या है? ए नंबर बाघ के शिकार की योजना, बी नंबर बाघ के संरक्षण की योजना, सी नंबर विदेश से बाघ को आयात की योजना। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो बाघ परियोजना का मेन उद्देश्य बाघ के संरक्षण की योजना है। के संरक्षण की योजना है।